नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ सेविंग अकाउंट्स के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा, यानी कि एक नॉर्मल जानकारी जो शायद आप सबको पता भी हो, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनको शायद सेविंग अकाउंट के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेविंग अकाउंट कोई भी व्यक्ति खोल सकता है। इसमें एज लिमिट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। एक दिन का बच्चा भी खोल सकता है, 100 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी सेविंग अकाउंट को खोल सकता है। सेविंग अकाउंट जब जो खोला जाता है तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वहां तो आपको सब में जीरो बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लगभग कि दो तीन ही पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसे जहां कुछ बैलेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वरना एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सब में जीरो बैलेंस रखना होता है। अब उस पर कोई चार्ज नहीं कटता। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर आप अकाउंट खुलवाएंगे जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां 10 से 15 हजार रुपए तक आपका मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। एवरेज मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। आप सेविंग अकाउंट सिंगल भी खुलवा सकते हैं और जॉइंट भी खुलवा सकते हैं। जॉइंट का ये मतलब हो गया कि आप अपनी पत्नी के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं या अपने बच्चों के साथ अकाउंट खुलवा सकते हैं। उसके अंदर मोड ऑफ ऑपरेशन भी आप उसी तरह रख सकते हैं कि आप जॉइंटली ऑपरेट कर पाएंगे या कोई एक ऑपरेट कर सकता है। इस तरह का आप उसमें मोड ऑफ ऑपरेशन रख सकते हैं। सेविंग अकाउंट जो होता है वो आप पर्सनल यूज के लिए खोलते हैं। मतलब जो आपको नॉर्मल जैसे जो पैसा आता है जाता है, आपकी सैलरी आ रही है या छोटे मोटे खर्चे आ रहे हैं, उसके लिए सेविंग अकाउंट खोला जाता है। क्या कई लोग क्या करते हैं, बिजनेस पर्पज के लिए भी सेविंग अकाउंट खुलवा लेते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको बिजनेस के लिए अकाउंट खुलवाना है तो आप करंट अकाउंट खुलवाइए। करंट अकाउंट आपके बिजनेस पर्पज के लिए होता है, उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और आप बेफिक्र होकर ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। जबकि सेविंग अकाउंट में कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो हम आगे चल के बात करेंगे। सेविंग अकाउंट आप खुलवा रहे हैं तो मैं तो आपको कहूंगा आप पैन कार्ड और आधार कार्ड अपने साथ रेडी रखिए। वैसे तो आरबीआई की तरफ से और भी ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, नरेगा कार्ड। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपका आधार कार्ड है तो क्या है कि जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट्स है, डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट वाली जो चीजें हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। गैस की सब्सिडी वगैरह या गवर्नमेंट कोई भी बेनिफिट आपको देती है। तो जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एक पासबुक जारी करते हैं। जनरली पब्लिक सेक्टर बैंक सभी लोग पासबुक जारी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर कम इशू करते हैं पासबुक। पासबुक के अंदर आप जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स करते हैं उन सब की डिटेल्स होती है। आपका बैलेंस होता है, आपका नाम, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, एड्रेस, सारी डिटेल्स उसके अंदर होती है। यानी कि आप उसको ऐसे बैंक स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं किसी भी सरकारी जगह अगर आपको देना हो कुछ। तो जब आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको एटीएम कार्ड जारी होता है। एटीएम कार्ड के माध्यम से आप पैसा निकलवा सकते हैं किसी भी एटीएम से या शॉपिंग कर सकते हैं। आपको एक चेकबुक जारी होती है। नॉर्मल सेविंग अकाउंट आप किसी को चेक दे सकते हैं या खुद अपने अकाउंट में भी कोई आपको चेक दे रहा है तो आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो 2-3 दिन के अंदर आपको पेमेंट मिल जाएगा। सेविंग अकाउंट के अंदर नॉमिनेशन वाली फैसिलिटी होती है कि आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव को नॉमिनेशन कर सकते हैं। इन केस अगर यदि आप एक्सपायर हो जाते हैं या कुछ आप नहीं रहते हैं तो इस एवज में जो नॉमिनी रहता है उसको बड़ा इजीली आपका जो भी बैलेंस होता है वो पैसा मिल जाता है। अगर आप सेविंग अकाउंट यूज कर रहे हैं तो आप यूपीआई यूज कर पाएंगे। यूपीआई जैसे जीपे, फोन पे, पेटीएम, ये सब आप इजीली यूज कर पाएंगे। रजिस्टर इन ये वाली जो ऐप है ये थर्ड पार्टी ऐप है, लेकिन बेसिकली आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो सेविंग अकाउंट से ही होते हैं। आप सेविंग अकाउंट है तो जो कस्टमर सर्विस पॉइंट होता है सीएसपी, वहां पर आप सिर्फ अपने बायोमेट्रिक के जरिए पैसे निकलवा सकते हैं। वहां ना आपको चेकबुक की जरूरत, ना एटीएम कार्ड की, ना पासबुक की। सिर्फ अपना आधार नंबर बताइए सीएसपी पॉइंट पर, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका अकाउंट रिफ्लेक्ट कर देगा और आप पैसा विड्रॉ कर पाएंगे। आपको सेविंग अकाउंट में एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस की सुविधा मिलती है। आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं या फिर बैंक काउंटर पे जाके आप अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। आपको इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी से हर आप वो चीज कर सकते हैं जो आप ब्रांच में जाके करते हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, एड्रेस चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं।
सारी सुविधा आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ले सकते हैं। आप अगर यदि मान के चलिए आप टैक्स से भी नहीं है तो आप डायरेक्ट ब्रांच में जाके भी अपने ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, एनईएफटी, आरटीजीएस की रिक्वेस्ट या मोबाइल नंबर चेंज कराने की रिक्वेस्ट। अब आता है कि मान के चलिए मल्टीपल अकाउंट क्या होता है। मल्टीपल अकाउंट का मेरा मतलब यह है कि एक बैंक में आपका एक ही अकाउंट हो सकता है। मान के चलिए अगर आपने एसबीआई में ऑलरेडी एक अकाउंट खुलवा रखा है तो आप दूसरा अकाउंट नहीं खुलवा सकते। हाँ, ये जरूर है अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आप एचडीएफसी में अकाउंट खुलवा सकते हैं। आप अलग अलग बैंकों में अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन एक बैंक में एक ही अकाउंट रहेगा, ये आरबीआई का नियम है। अगर मान के चलिए अगर आप 2 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं डेबिट का अपने अकाउंट में तो आपका अकाउंट इनऑपरेटिव हो जाएगा। अकाउंट एक बार इनऑपरेटिव हो जाने के बाद फिर आप तब उसमें केवाईसी अपडेट करवाएंगे और एक मिनिमम एक विड्रॉल करेंगे ब्रांच में, तब जाके आपका अकाउंट ऑपरेटिव होगा। अभी एक लेटेस्ट नया डेवलपमेंट आया है, इंडियन गवर्नमेंट ने एक सेक्शन निकाला है 194N, यानी कि जो लोग सेविंग अकाउंट को गलत ढंग से यूज करते थे, मतलब इसके अंदर कैश विड्रॉल करते थे कुछ लिमिट से ज्यादा, तो उन पे सरकार ने टीडीएस लगाना शुरू कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया था कि सेविंग अकाउंट आपके पर्सनल यूज के लिए, जबकि करेंट अकाउंट आपके बिजनेस पर्पस के लिए। तो अगर आप सेविंग अकाउंट से गलत तरीके से पैसा निकालेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा। टैक्स स्लैब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए आप पिछले 3 साल तक आपने कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है, तो क्या होगा, मान आपने 20 लाख से ऊपर जैसे ही आप निकालेंगे पैसा, आपको 20 लाख तक तो कोई भी टीडीएस नहीं है, लेकिन 20 लाख से 1 करोड़ तक आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा निकालते हैं तो 5%। अब यही केस ले, मान के चलिए अगर यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है पिछले 3 साल का और आप 1 करोड़ से ज्यादा विड्रॉल करते हैं तो आपको 2% टीडीएस देना होगा। टीडीएस आपको देना पड़ेगा एक्सेस अमाउंट में। मान के चलिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरे हैं और 35 लाख आपने विड्रॉल करे हैं, तो जो 20 लाख से ऊपर जो 15 लाख है, 15 लाख के ऊपर आपको 2% टीडीएस देना पड़ेगा। अब अकाउंट कैसे खुलवाया जाए? आज की डेट में लगभग हर बैंक ने ऑनलाइन फैसिलिटी दी हुई है। आप ऑनलाइन उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहां पर आप ऑनलाइन ही अकाउंट खुलवा सकते हैं, यानी कि आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। आपका अकाउंट नंबर जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन और इंटरनेट बैंकिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी। एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग हर बैंक ने ये सुविधा दी हुई है। मान के चलिए अगर आपको छोटा सेविंग अकाउंट खुलवाना है तो आप कस्टमर सर्विस पॉइंट पर भी जा सकते हैं। आज की डेट में इंडिया में एसबीआई के लगभग 1 लाख से ऊपर कस्टमर सर्विस पॉइंट है। आप वहां जाइए, अपना आधार कार्ड लेके आपको अकाउंट नंबर हफ्ते भर में मिल जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप ब्रांच में जा सकते हैं डायरेक्टली अकाउंट खुलवाने। और कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑलरेडी जैसे एसबीआई में अकाउंट था लेकिन आपने कुछ साल पहले बंद करवा दिया था, तो इस केस में अगर आप नया अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आपको ब्रांच में ही जाना पड़ेगा। फिर आप ऑनलाइन या सीएसपी के माध्यम से नहीं खुलवा पाएंगे, ब्रांच में जाके आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब मान के चलिए आपको कोई शिकायत है ब्रांच से या कुछ आपकी बैंकिंग से रिलेटेड समस्या है, तो आप कस्टमर कंप्लेन कर सकते हैं, तो उसका निराकरण जरूर होता है। और खासकर हर बैंक इसके लिए प्रति जागरूक है कि कस्टमरों की कंप्लेन जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज मेरा वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का समाधान मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।